डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। सुशील कुमार की बात करते हैं इसलिए कि सुशील कुमार 6 दिन की पुलिस कस्टडी में है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। अब इन 6 दिनों में क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी क्या है कि उसे क्या करना है। अगर सही मामले में, सही मायने में इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है, जो गुनहगार उन्हें सजा दिलाना है, तो फिर क्राइम ब्रांच को न सिर्फ पूछताछ करनी है बल्कि तमाम सबूत इकट्ठे करने हैं, क्योंकि आखिर में अदालत में वो सबूत ही काम आएंगे और गवाह भी। तो 6 दिन में से लगभग दूसरा दिन है, 4 दिन और अभी रहना है पुलिस कस्टडी में। और पुलिस कस्टडी में सुशील कुमार से पूछताछ कर क्राइम ब्रांच को सारी कड़ियां जोड़नी है। मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन है एक दिल्ली पुलिस का, चूंकि एफआईआर वहां दर्ज हुई है। गिरफ्तार बेशक स्पेशल सेल ने किया दिल्ली पुलिस की, लेकिन जांच क्राइम ब्रांच के हाथ में है। और मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन के अंदर ही सुशील कुमार को रखा गया है। अब मॉडल टाउन जो पुलिस स्टेशन है बाकी पुलिस स्टेशन की तरह ही है। एक एसएचओ का कमरा है, ड्यूटी अफसर का रूम है, बाकी और कमरे हैं और लॉकअप है जिसमें आप इंट्रोगेशन करते हैं, जिनमें आप किसी को पकड़ के लाके कुछ वक्त के लिए आप रखते हैं। तो सुशील कुमार इस वक्त उसी मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद है और जब जब पूछताछ होती है तब लॉकअप से बाहर निकाला जाता है और किसी कमरे में ले जाकर पूछताछ की जाती है। कल करीब 4 घंटे तक सुशील कुमार से पूछताछ हुई, 4 से 5 घंटे के दरमियान। और पूछताछ के बाद पुलिस की एक टीम मॉडल टाउन में उस घर भी गई जहां पे सागर रहा करता था और जिस घर को लेकर इस सारे झगड़े की कहते हैं जो जड़ है। तो 4 घंटे से लेकर 5 घंटे जो पूछताछ हुई उसमें क्राइम ब्रांच कुछ सवालों के जवाब चाहती थी। पहला कि 4 और 5 मई की रात को हुआ क्या। दूसरा, क्या ये लोग सागर धनखड़ को जान से मारने के इरादे से ही गए थे। तीसरा, कौन कौन लोग शामिल थे। चौथा, किन किन के पास कौन कौन से हथियार थे। पांचवा, सुशील कुमार का इसमें पूरा क्या रोल था, क्या उसने भी उस पर हमला किया था। छठा, क्या ये सारी मारपीट सुशील कुमार के इशारे पे हुई थी। सातवां, इसमें गैंगस्टर के जो बाकी लोग हैं उनका क्या रोल रहा है। तो ये जो पूछताछ हुई, जो अपने दिल्ली पुलिस के सोर्सेज हैं उनके हवाले से आपको बताता हूं कि इसमें हुआ क्या। सुशील कुमार ने ये बात मानी कि 4 से 5 मई की रात वो छत्रसाल स्टेडियम के उस पार्किंग के एरिया में मौजूद था जहां पे ये झगड़ा हुआ। उसने ये भी माना कि करीब 8-9 लोग और भी मौजूद थे इसके अलावा। उसने ये भी माना कि वो उस रात मॉडल टाउन में उस घर में भी गया था जहाँ पे सागर रहा करता था और वो होंडा सिटी अपनी कार में गया था। उसने ये भी माना कि उसके बाद वो छत्रसाल स्टेडियम पहुंचा और इसके बाद ये भी माना कि धमकी देने के बीच में झगड़ा हुआ। बट सुशील कुमार बार बार पूछताछ में ये कहता रहा कि सागर और उसके 2 दोस्तों को उठाकर इसलिए लाया गया था ताकि उनको धमकी दे सकें और थोड़ा उनको पीट सकें। उनका जान से मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन चोट गहरी लगी सर पर और इसकी वजह से सागर की बाद में मौत हो गई। तो सुशील, अब शायद जो वकील हैं उनके ज़रिए भी ये सारी बातचीत होगी कि आपको क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो सुशील बार बार यही पुलिस के सामने बयान दे रहा है कि वो मौजूद ज़रूर था, हालांकि वो ये भी कह रहा है कि वो बीच बचाव भी बीच में कर रहा था, लेकिन उसका इरादा सागर को जान से मारने का नहीं था और सिर्फ धमकाने का था, पीटने का था। अपने डिफेंस में उसने ये भी कहा कि अगर उसे कत्ल करना होता तो वो अपने ही एक साथी प्रिंस से मोबाइल पे इस मारपीट को शूट करने के लिए नहीं कहता, लेकिन उसने शूट किया। और ये शूट इसलिए उसने बोला कि किया ताकि हम दूसरे जो गैंग हैं और बाकी जो, चूँकि गैंग की राइवलरी आगे आपको बताऊंगा, उनको थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए शूट कर रहे थे कि देखो अगर तुमने आगे ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे साथ भी ऐसी मारपीट होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस का मानना है कि सुशील कुमार का एक पैंतरा हो सकता है अपने आप को 302 यानी कत्ल के इल्ज़ाम से बचाने के लिए, और इसीलिए वो बार बार कह रहा है कि हमारा इरादा पीटने का था, कत्ल करने का नहीं था।
अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि सुशील कुमार ये सारी बातें क्यों मान रहा है कि वो मौके पे मौजूद था और सब कुछ था। उसकी एक वजह है, एक वीडियो है वही जो प्रिंस ने शूट किया था उस रात और खुद सुशील कुमार ने कराया। प्रिंस पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसकी भी कहानी ये है कि ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रिंस के पीछे भागी और वो हाथ में आया। जब ये लड़ाई झगड़ा पूरा हो गया तो उसमें से बहुत सारे लोग शराब के नशे में थे और इसी बीच में हवाई फायरिंग भी हुई, गोलियां भी चली। तो उसी में से उस दौरान जब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो एक किसी ने 100 नंबर पे कॉल कर दिया। जब कॉल किया तो पुलिस आ गई। बाकी सब निकल लिए क्योंकि सुशील कुमार और बाकी लोगों को पता था कि पुलिस आ रही है। जो जिसको शूट करने के लिए सुशील ने कहा था, प्रिंस जिसका नाम है, वो भी मौके से हटा, लेकिन वो भागा नहीं बाकी की तरह। वो क्या करता है कि एक थोड़ी सी दूर पे जाकर गेट के पास एक गाड़ी में बैठ जाता है और ये गाड़ी उनकी थी जो सागर के साथ 2 और लड़के पिट रहे थे जो बाद में हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए, और वो जाकर उन लड़कों के साथ बैठ गया। प्रिंस शराब के नशे में धुत था। अब मौके पे पुलिस पहुंचती है, वो सारी चीज़ें देखती है, उसके आसपास तलाशी लेती है। इसी में तलाशी के दौरान पुलिस गेट के पास आती है तो देखती है एक कार है, उस कार के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं। अब जब पुलिस की नज़र पड़ती तो देखती कि उसमें से 2 को चोटें हैं, उनको खून बह रहा है। वो 2 वो थे जो साकर के दोस्त थे, साथ में थे। अब प्रिंस पे नज़र पड़ती है लेकिन प्रिंस को कोई चोट नहीं। तो पुलिस ये समझती है कि ये तीनों पीड़ित हैं, इन तीनों को ही मारा गया। लेकिन फिर पुलिस को लगता है 2 के थे चोट के निशान है, खून गिर रहा है, तीसरे को कोई चोट नहीं है और वो शराब के नशे में टुल भी है। तो पुलिस पूछती है कि तुम कौन हो? तब वो दोनों जो पिटे हुए थे वो बताते हैं कि जो हम लोगों को पीट रहे थे उनमें से एक ये भी था। तब पुलिस प्रिंस को पकड़ती है तो वो उनके साथ जाकर बैठ गया था, शायद नशे की वजह से। और उसके बाद पुलिस उसे पकड़ती है। फिर उसके बाद जब पकड़ती है तो उसकी तलाशी लेती है तो उसका फ़ोन मिलता है और उस फ़ोन में ये वीडियो आ जाता है। अब ये वीडियो एक पुख्ता सबूत था सुशील कुमार के खिलाफ, क्योंकि इस वीडियो में सुशील कुमार एक जगह पर हॉकी स्टिक लेकर दिखाई दे रहा है और वो मारते हुए भी दिख रहा है। और इसी के बाद पुलिस सुशील कुमार के पीछे पड़ी थी। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है सुशील कुमार के खिलाफ। और यही एविडेंस पहले तो सुशील ने पुलिस को बताया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके वकील ने भी कोर्ट में कहा। लेकिन जब पूछताछ हुई मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में और उसको ये एविडेंस दिखाया गया कि ये देखो मौके पे तुम हो, तुम्हारे हाथ में हॉकी स्टिक है और तुम पीट रहे हो, तुम बीच बचाव नहीं कर रहे हो, तब सुशील के पास कोई रास्ता बचा नहीं। और उसके बाद उसने फिर कहानी सुनाई और वो कहानी यही कि हम लोग धमकी के लिए गए थे, धमकाने गए थे, पीटने गए थे, जान लेना हमारा इरादा नहीं था, लेकिन चोट लगी और उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पे ये इसलिए भी है क्योंकि सुशील कुमार और उसके लोग अगर ये साबित कर दें कि एक तरह से गैर इरादतन हत्या है तो 302 हट जाएगा, तो फिर सज़ा भी बहुत कम हो जाएगी। अब यहाँ पे पुलिस के लिए चुनौती है कि वो इस केस को इतना पुख्ता तौर पर तैयार करे कि कम से कम मैक्सिमम पनिशमेंट हो, जो लोग भी गुनहगार हों, चाहे वो सुशील कुमार ही क्यों ना हो। तो उसके लिए आपको सारे सबूत चाहिए, वहाँ के फिंगरप्रिंट्स चाहिए, मौके के विटनेस की गवाही चाहिए। और ये एक एविडेंस जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ये भी अपने आप में काफ़ी अहम है। और फिर एक लिंक आपको बताना पड़ेगा, एक पूरा चेन ऑफ इवेंट्स को, कि किस तरीके से 4 मई की रात वहाँ से किडनैप करके लाया जाता है पिस्टल के नोक पर, फिर इस तरीके से मारा जाता है। उसमें जान भी जा सकती थी, तो ऐसा नहीं था कि उन्हें नहीं मालूम था कि जान नहीं जा सकती, बल्कि जा भी सकती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर पुलिस एस्टैब्लिश करती है तो फिर केस एक मजबूत तैयार हो सकता है सुशील कुमार और उसके साथियों के खिलाफ। अब ये तो रही पूछताछ की बात। दूसरी कहानी जो मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन से आई वो ये है कि पूछताछ के बाद सुशील को लॉकअप में रखा गया। जब सुशील को लॉकअप में रखा गया, उस थाने के कई लोग ऐसे भी हैं जो सुशील हर एक कोई जानता है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हरियाणा के पुलिस उनका बैकग्राउंड है और सुशील की पहलवानी, कुश्ती, नेम फेम सब जानते हैं। तो जब एक आम मुजरिम की तरह सुशील को लॉकअप में रखा गया, उसके बाद उसे खाना दिया गया, उसने खाना नहीं खाया और कहते हैं कि वो पूरी रात रोता रहा। कल की जो रात गुजारी उसने लॉकअप में, वो लॉकअप में रोता रहा और बार बार कोसता रहा खुद को भी। ये भी है कि ये क्या हो गया, कहाँ से क्या बात हो गई, और पूरी रात रोता रहा। और जब पुलिस ने उसको जितनी बार भी खाना दिया उसने खाना नहीं खाया। पानी उसने ज़रूर पी बीच बीच में, लेकिन खाना नहीं खाया। अब आज दूसरा दिन है, उससे पूछताछ अभी चल रही है, लेकिन इस पूछताछ के साथ साथ पुलिस अब सुशील कुमार और इस केस के अलावा
उन तमाम लोगों की जानकारी इकट्ठा कर रही है जो गैंगस्टर हैं और जिनका कहीं ना कहीं सुशील के साथ कोई कनेक्शन है। और इस केस को अगर मजबूती से कोर्ट में ले जाना है तो सुशील कुमार और गैंगस्टर के रिश्तों को भी कहीं ना कहीं आपको इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। और इस चीज़ के बीच में जब सारी छानबीन और जांच चल रही है तो कई सारी चीज़ें भी सामने आई, बहुत सारी बातें। उसमें एक बात ये जो आई है बहुत अहम, वो ये है कि सुशील कुमार का गैंगस्टर के साथ पुराना रिश्ता रहा है। और उस रिश्ते की जो पहली बुनियाद पड़ी थी वो ये कि सुशील कुमार को कई ऐसे टोल नाके मिले थे दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में उसके नाम पर, और उसने अलग अलग लोगों के बल्कि नाम पे भी लिए अपनी पहुंच की वजह से। उसने इन टोल नाकों पे उगाही का काम जिन लोगों को दिया वो सारे बैड एलिमेंट्स क्रिमिनल टाइप के हैं, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग, नीरज बवाना गैंग, इसके अलावा जो एक कालिया गैंग, उसके लोग। तो इन लोगों को उसने ये सारे काम दिए और यहाँ से उसके रिश्ते शुरू हुए गैंगस्टर के साथ। फिर धीरे धीरे अब इनके साथ उठना बैठना हुआ तो फिर और भी चीज़ें शुरू हो गई और फिर वो एक तरह से जुर्म के रास्ते पे ही चलता रहा, लेकिन छुपते छुपाते हुए। सुशील कुमार के बारे में जो पुलिस को पता चला, ये पूरे जो मामला सागर वाला था उसमें ये था कि ये जो फ्लैट है मॉडल टाउन का जो उसकी बीवी के नाम पर है, ये सुशील कुमार और एक काला जठेड़ी के साथ सुशील कुमार की दोस्ती। अब काला जठेड़ी के बारे में आपको बताता हूँ। काला जठेड़ी एक बहुत ही बदनाम गैंगस्टर है और दिल्ली में इनकाउंटर के बाद, कत्ल के बाद वो दिल्ली पुलिस से बचते हुए दुबई भाग गया और इस वक्त भी वो दुबई में रह रहा है और एक छटा हुआ बदमाश है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है। तो काला जठेड़ी के साथ सुशील के पुराने रिश्ते रहे। अब ये था कि कुछ पैसों का लेन देन था काला जठेड़ी और सुशील कुमार के साथ। इस फ्लैट को बेच के वो पैसे काला जठेड़ी को देने थे। सुशील कुमार फ्लैट बेच नहीं रहा था। इस दौरान में सागर आ गया, सागर वहां रहने लगा। अब जब सागर रहने लगा तो मकान भी खाली, अब वो फ्लैट को खाली कराना था सुशील कुमार को। लेकिन इस दौरान में ये हुआ कि सुशील कुमार की दोस्ती अब नीरज बवाना जो तिहाड़ जेल में बंद है, ये भी एक खूंखार बहुत बड़ा अपराधी है, तो नीरज बवाना के साथ इसकी दोस्ती शुरू हो गई। और नीरज बवाना के साथ साथ एक और है नवीन बाली गैंगस्टर। तो नीरज बवाना और नवीन बाली, सुशील अब इन दोनों के भी करीब आने लगा। अब नीरज बवाना और बाली ये दोनों काला जठेड़ा के दुश्मन हैं, एंटी गैंग है। तो जब काला जठेड़ा को ये बात पता चला कि सुशील कुमार अब नीरज बवाना गैंग के साथ भी इसकी दोस्ती है, तो वो नाराज़ हो गया, भड़क गया। फिर उसने कहा कि अब हमारा हिसाब किताब करो, फ्लैट बेचो, हमें पैसे दो। और इस दौरान में जठेड़ा और इसके साथ दूरियां बनती गई। अब इसी दौरान में जठेड़ा को जब सुशील कुमार के साथ रिश्ते खराब हुए, सागर के साथ उसका एक भांजा था और एक और दोस्त, उसने उस फ्लैट में उसको रहने के लिए भेज दिया क्योंकि वो सागर का दोस्त था। तो अब जठेड़ा, जो काला जठेड़ा है, उसका एक तरह से हाथ सागर के ऊपर आ गया क्योंकि उसका अपना भांजा और दोस्त और सागर उनका दोस्त। तो अब सागर को काला जठेड़ा का सपोर्ट मिल गया और जब सपोर्ट मिला तो फिर फ्लैट खाली करने में भी दिक्कत आई क्योंकि वो लोग भी सब छटे हुए बदमाश थे। और यहीं से अनबन शुरू होती है सुशील कुमार और सागर के बीच में, क्योंकि एक तरफ सुशील कुमार, बवाना और बाकी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और इन लोगों के जरिए मदद लेके फ्लैट खाली करवा रहा है, तो दूसरी तरफ काला जठेड़ा अपने लोगों को देके धमका के उसको कह रहा है कि तुमको खाली नहीं करना है। और यहीं से ये झगड़ा शुरू होता है। और कहते हैं कि इसी के बाद इन दोनों में जब अनबन हुई तब सुशील ने अपने क्रिमिनल दोस्तों के साथ मिलकर ये तय किया कि काला जठेड़ा और उसके लोगों को सबक सिखाना, और वो सबक तब सिखाएंगे जब सागर और उसके दोस्तों को पीटेंगे और फिर ये वीडियो भी बनाएंगे ताकि इन लोगों के बीच में जाए और ये पता चला कि हम लोग कम नहीं है। और इसी के बाद ये पूरी प्लानिंग हुई और 4 और 5 मई की रात को छत्रसाल स्टेडियम में बुलाया गया और वहाँ पे इन लोगों को पीटा गया, जिसमें सागर था, उसका दोस्त सोनू था और उसके बाकी साथी थे। काला जठेड़ी गैंग को इस पिटाई की खबर मिली अगले दिन। अब उसके बाद से जब सागर की मौत की खबर आ गई तो कहते हैं कि सुशील कुमार को यह अंदाज़ा नहीं था कि वो मर जाएगा। उसने दुबई में काला जठेड़ा को फ़ोन किया और उसने माफ़ी भी मांगी कि ऐसे ऐसे हम सिर्फ धमकाने गए थे, पीटने गए थे, वो मर गया। लेकिन काला जठेड़ा ने उसकी बात नहीं सुनी और धमकी दी कि उसका भांजा भी शामिल था 3 लोगों में पिटने वालों में।
तो उसने सुशील कुमार को देख लेने की धमकी दी है। ये सारी चीज़ें इंट्रोगेशन में पूछताछ के दौरान सामने आ रही है। तो अब काला जठेड़ा के साथ सुशील की दुश्मनी हो गई। काला जठेड़ा ऑलरेडी एक बदनाम गैंगस्टर है। खासतौर पर काला जठेड़ा इसलिए भी नाराज हुआ क्योंकि जो सोनू था, जो दूसरा बंदा जो पिटा है, उसे भी काफ़ी चोटें आई और उसकी वजह से वो ज़्यादा नाराज था। अब ये तो रही इस दिन के इंसिडेंट की बात। अब सुशील कुमार एक ओलंपियन, इतना बड़ा हीरो, इस रास्ते पे कैसे चल पड़ा? सुशील कुमार ने जब ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे, 2012 में जब इसने दोबारा जीता था सिल्वर, तो कहते हैं सिर्फ ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद जो कैश अवार्ड मिला था सुशील कुमार को, वो करीब 9 करोड़ रुपए था। 9 करोड़ के अलावा बहुत सारी चीज़ें, ज़मीन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिली थी। तो उसके बावजूद उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी, पैसे अच्छे खासे थे, लेकिन सुशील कुमार फिर गलत रास्ते पे चला। और क्यों चला, इसके पीछे इतिहास क्या है, वो भी आपको आगे बताएंगे। शुरुआत इसकी होती है हरियाणा में। जो बहुत सारे पहलवान, सुशील कुमार जैसा हर कोई पहलवान तो बनता नहीं जो इतना नेम फेम, पैसे, दौलत, शोहरत सब कमा ले। तो बहुत सारे ऐसे पहलवान होते हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं कि जब अखाड़े में उनका नाम नहीं होता तो फिर वो दूसरे रास्ते पे चल पड़ते हैं, या तो बाउंसर बन जाते हैं या फिर दबंगइयों के साथ मिलकर जुर्म की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पहलवान हैं जो नीरज बवानिया गैंग के लिए काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे पहलवान हैं जो काला के लिए काम करते हैं। और काला वो शख्स है, ये काला जठेड़ी, दिल्ली के एक जीटीबी हॉस्पिटल है, वहाँ पे इसने एक शूट आउट किया था और अपने एक साथी कुलदीप फिजा को छुड़ाने के लिए बाकायदा पुलिस टीम पर हमला किया था और हॉस्पिटल में ये शूट आउट हुआ था। बाद में हालांकि वो जिस साथी को छुड़ा रहा था उसका नाम फिजा था, उस पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया था। लेकिन इस तरीके से पुलिस कस्टडी में शूट आउट करके अपने साथी को छुड़ाने की कोशिश तो उस वक्त सनसनी फैल गई थी। दिल्ली और हरियाणा में एक लंबा इतिहास रहा ऐसे पहलवानों और बाउंसर का जो अपने पेशे में कामयाब नहीं हो पाए और उसके बाद वो माफियाओं के साथ जुड़ गए, अलग अलग माफिया, अलग अलग गैंग के साथ जुड़ गए। और शायद उसी का एक कड़ी रहा सुशील कुमार, क्योंकि जितने माफिया और गैंग थे और गैंगस्टर थे उसमें सारे का पहलवानों के साथ बड़ा करीबी रिश्ता रहा था और सुशील कुमार तो सबसे नामचीन पहलवान था। तो हर गैंगस्टर सुशील कुमार को अपने साथ रखना चाहता था। और चूंकि सुशील कुमार को एक शौक भी हो गया था, जी हुजूरी, सलाम, आपको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट, ये वो सब कुछ मिल रहा है, तो सुशील कुमार की भी कमज़ोरी थी और सुशील कुमार उसके साथ हो गया। और धीरे धीरे, लेकिन गलती ये हुई कि 1, 2, 3 हर गैंगस्टर के साथ उसके अच्छे अच्छे रिश्ते होते चले गए। लेकिन बात सिर्फ सुशील कुमार के आज जो सच्चाई सामने है वो नहीं है, बल्कि पहलवानों को लेकर जो जुर्म की दुनिया की पूरी कहानी है उसकी एक लंबी फहरिस्त है कि कैसे पहलवान जुर्म की दुनिया में दाखिल हुए। और भी स्पोर्ट्स में हैं, लेकिन पहलवानों का मैं सिर्फ आज आपको बात करूंगा। अभी कुछ साल पहले की बात है, हरियाणा में एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और जिसने हत्या की थी वो एक नामी पहलवान था, नवीन दलाल। नवीन दलाल ये वो शख्स है जिसका नाम बाद में आया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर उमर खालिद, जो जेएनयू का स्टूडेंट, उसके ऊपर 2 हवाई फायरिंग की थी, तब भी नाम आया था। तो नवीन दलाल, इसने सरपंच को गोली मारी, अखाड़े का एक बड़ा नाम, एक बड़ा पहलवान, और उसके बाद 302 के मामले में वो पकड़ा गया। इसी तरह हरियाणा का एक और पहलवान राकेश मलिक, ये भी बड़ा नाम। राकेश मलिक ने एक कत्ल के मामले में इसको जेल भेजा गया था, लेकिन फिर जेल से निकलने के बाद इसने कत्ल किया। अब और पहलवान की बात करो उससे पहले, रेसलिंग फेडरेशन की जो चीफ हैं अपने, ब्रिजभूषण शरण सिंह, इन पर खुद कई इल्जाम हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर और बाकी चीजों के। अभी लास्ट ईयर की शायद बात है, फरवरी में हरियाणा में रोहतक में एक अखाड़े को लेकर झगड़ा हो गया पहलवानों के बीच में, और इस चक्कर में वहां के एक स्टेडियम में एक रेसलर ने, एक पहलवान ने 5 लोगों को गोली मार दी और उन 5 की मौत हो गई थी। रेसलिंग कोच सुखविंदर ने बाकायदा अखाड़े में घुसकर फायरिंग की थी। एक और नाम जो था, जो आज अभी जेल में है, कुशीनगर का सुखदेव।
ये एक बहुत ही बड़ा पहलवान, लेकिन बाद में फिर ये एक डीपी यादव का आपने नाम सुना होगा, बाहुबली, ये एक तरह से उनके सुरक्षा कवच में शामिल हो गया और फिर सब कुछ किया इसने। नीतीश कटारा हत्याकांड याद होगा, उसमें ये सुखदेव पहलवान को 20 साल की सज़ा हुई और ये भी एक बहुत ही होनहार, बहुत ही टैलेंटेड पहलवान था। लेकिन देखिए कत्ल और जुर्म के रास्ते पे चला और नीतीश कटारा केस में इसको 20 साल की सज़ा हुई है। हालांकि ये जो पहलवानी और क्राइम जुर्म की दुनिया की हम बात कर रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, ये अभी का नहीं है कि सुशील कुमार हुआ तो अभी ये सारी चीज़ें हाल फिलहाल में हुई। इसका बहुत पहले से भी है। 1989 में, 89 का मतलब हो गया करीब 11-21, करीब 32 साल पहले की बात हो गई। नजफगढ़ में एक गैंग वॉर शुरू हुई थी जिसमें कृष्ण पहलवान ने शुरू किया था और कृष्ण पहलवान का अखाड़े में एक बड़ा नाम हुआ करता था। 1992 में अपने ही रिश्तेदार की पहले इसने एक हत्या की थी कृष्ण पहलवान ने। उसके बाद दो गैंग के बीच में मुठभेड़ शुरू हुआ और कहते हैं कि इसमें 100 से ज़्यादा लाशें गिर गई। ये पहलवानों की दो गैंग के बीच की लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई थी। जो लड़ाई हुई थी कृष्ण पहलवान और अनूप बलराज, ये मित्राओं गांव का था, इन दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें हुई थी और एक छोटे से प्लॉट के लेकर झगड़ा शुरू हुआ था और उसके बाद ऐसा चला कि एक लंबा चला। इत्तेफाक से यहाँ पे सुशील कुमार की भी जो कहानी एक प्लॉट से शुरू होता है और उसके बाद सागर धनखड़ की मौत होती है। तो खासतौर पर अगर हरियाणा आउटर दिल्ली की बात करें, इसके अलावा एक और है बनारस। बनारस में भी अखाड़ा और अखाड़े में पहलवान अच्छे कदकाठी के बहुत सारे होते हैं। तो पहलवान लोग पहलवानी होते हैं, ताकतवर होते हैं, उनका फिजिक अच्छा होता है। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप अखाड़े में आप पहुँचते हैं, आप कुश्ती करते हैं, आप पहलवान बनते हैं, आप अगर मेडल जीतते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो ठीक है, आपकी दुनिया, आपको कहीं नौकरी भी मिल जाती है अलग अलग सरकारी संस्थाओं में। लेकिन अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो फिर क्या रास्ता होता है। तो एक ट्रेंड ये था कि जितने पहलवान हैं ये लोग, फिर एक तो अब एक नया शुरू हुआ कुछ साल पहले तक, सारे सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग, इनके लिए बाउंसर। तो ये वही लोग होते हैं जो अखाड़े में बहुत नहीं होता तो चलो बाउंसर बन जाते हैं, तो ये लोग बाउंसर बन जाते हैं। लेकिन जो बाउंसर भी नहीं बन पाते हैं, ऐसे लोगों का जो बड़े बड़े गैंग है वो उनके ऊपर नज़र रखते हैं और देखते हैं कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये क्या कर रहा है, और धीरे धीरे उसको बहलाकर, वर्गलाकर, फुसलाकर अपने अपने गैंग में शामिल करते हैं। फिर उसका काम क्या होता है, धमकाना, ज़मीन पे कब्जा करना, विवादित ज़मीन पे जाकर उसको अपने कब्ज़े में लेना, किसी का मकान खाली करवाना, किसी का मकान जबरन कब्जा करवा देना, ये सारी चीज़ें। और इसी चक्कर में खून खराबा भी होता है। तो पहलवानों का एक बड़ा तबका कायदे से जो अखाड़ा है उसको जुर्म के अखाड़े में तब्दील करा दिया है इन गैंगस्टर की वजह से। अब वरना ये सोचिए कि कितनी अजीब सी चीज़ है जिस पे यकीन नहीं होता कि सुशील कुमार जैसा शख्स, जो इतना बड़ा हीरो, उसका काला गैंग के साथ, नीरज बवाना गैंग के साथ और ऐसे नामालूम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ, जब ऐसे लोगों के साथ रिश्ते जग जाहिर होते हैं, सामने आते हैं, तो फिर आदमी क्या कहे कि इस तरह के लोग भी अगर ऐसे जुर्म के रास्ते पर इन लोगों का साथ दें तो फिर क्या होगा। और शायद यही वजह है कि सुशील कुमार आज मॉडल टाउन थाने के लॉकअप में है। अगर वो सही रास्ते पर, तो जबकि रेलवे में नौकरी मिली, 2015 में सुशील कुमार रेलवे से डेपुटेशन पे छत्रसाल स्टेडियम पहुंचा, क्योंकि सतपाल जो हैं वो ससुर हैं, वो पहले वहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर थे, फिर रिटायर हो गए। लेकिन सुशील को फिर यहाँ पे OSD बना के इसलिए लाया गया ताकि वो स्कूल स्पोर्ट्स के लगभग पूरा हेड बनाया गया सुशील को। इसमें भी बेइंतहा पैसा है, फिजिकल एजुकेशन, स्कूल स्पोर्ट्स, इसमें आपको नए नए खिलाड़ियों को, पहलवानों को तैयार करना पड़ता है, एक बहुत लंबा चौड़ा इसका बजट भी है। तो एक वो भी था, रेलवे में अच्छी खासी नौकरी थी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें, अगर ये जुर्म साबित हो गया और सज़ा हो गई, तो अब खबर ये भी है कि जब ये FIR दर्ज हुआ है, रेलवे को दिल्ली सरकार ने इन्फॉर्म कर दिया है, क्योंकि अभी वो डेपुटेशन पे दिल्ली सरकार के अंडर में था, दिल्ली पुलिस से भी ये सारी जानकारी जा चुकी है। तो अब रेलवे की तरफ से सुशील कुमार को बर्खास्त होना है, दिल्ली सरकार की तरफ से होना है, उसके अलावा जो नाम, शोहरत, दौलत थी वो तो सब मट्टी में मिल ही गई। तो एक ज़रा सी गलती, जबकि इतने पैसे सुशील कुमार, एक बहुत ही साधारण उसकी कहानी ये है कि शायद
वो 2 भाई में से घर वाले एक ही को पहलवान बना सकते थे और अखाड़ा भेज सकते थे, पैसे बहुत लगते हैं। और पहलवान के लिए याद रखिए कि उनका खुराक बहुत होता है, खाना पीना उनका, क्योंकि सारा कुछ शारीरिक ही होता है, तो उसमें काफ़ी खर्च होता है। तो यहाँ से उठा हुआ एक लड़का जो ऐसे परिवार से एकदम बिल्कुल, और फिर इतने सारे पैसे आए अचानक, शोहरत दौलत सब कुछ, क्या कुछ नहीं है, और फिर ये गुंडों और मवालियों के साथ उठना बैठना, ये भारी पड़ गया। तो ये थी कहानी सुशील कुमार की, जो पुलिस हिरासत में पूछताछ और क्या कुछ बताया। अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।